Hello friends, welcome to Manu Law Classes. In today's video, we are going to discuss the important news from the 11th May 2023 edition. So the important news today which we are going to discuss, which are important for our exam, is also on our editorial page. एक तो हम मैक्रो के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे. Then also we will see space policy, and then on text, that is explainer series, we will study why aviation industry is struggling. ओके, सो जैसा कि आप जानते हैं कि गोवेयर ने अभी एनसीएलटी में अपने इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए एप्लीकेशन दिया हुआ है. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी दैट द एविएशन सेक्टर का चैलेंजेस क्या है. सो बिफोर मूविंग टू दैट, लेट्स टेक सम इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द फ्रंट पेज. First is Karnataka records 72.68% turnout in assembly polls. So here the elections for state legislative assembly, that is called as general election. ठीक है ना. तो यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए कि जनरल दो टाइप के इलेक्शंस होते हैं. एक होता है जनरल इलेक्शन और एक होता है बाई इलेक्शंस. ठीक है. तो इसमें जो जनरल इलेक्शन है वो जब हाउस का जब 5 साल का जो पीरियड है वो जब खत्म हो जाता है तो इट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्स. So general election takes place to elect the members of the new house, that is the lower house, state legislative assembly. जनरल इलेक्शन 5 साल के पहले भी हो सकता है if state council of minister advises to the governor to dissolve the house if it does not represent the aspirations of electorates. तो उसके केस में 5 years के पहले भी जनरल इलेक्शन हो सकते हैं. सेकेंड इज बाई इलेक्शन. बाई इलेक्शन क्या होता है, समझो कि जनरल इलेक्शन होने के बाद सारे मेंबर्स जब इलेक्ट हो जाते हैं, अगर कोई सीट जो है वो वैकेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ रेजिग्नेशन, डेथ, डिसक्वालिफिकेशन एक्सेट्रा, and more than 6 months is pending for the next general election, then election commission can notify by election for that seat. Now the next is the employees provident fund organization has issued an internal circular directing its regional offices on the method to calculate the dues of subscribers. ठीक है, ये जो इशू था, who have applied for higher provident fund provision. तो इसमें से आप देखेंगे कि जो 80.833% ऑफ द एम्प्लॉय शेयर होता है ऑन हायर पे फ्रॉम नवंबर 16 1995 और फ्रॉम द डे द पे एक्सीड्स द वेट सीलिंग ऑफ ₹6,500 एंड 1.16% ऑफ एम्प्लॉयर शेयर ऑन हायर पे अबव 15,000 अ मंथ विल बी एडेड फॉर कैलकुलेटिंग द ड्यूज. ठीक है. तो यहाँ पे तीन टाइप की एलिजिबिलिटी है. एक तो when the employer share on higher pay from the effective date of November 16 1995 is 8.33%, वो ले सकते हैं, या the date the pay exceeds the wage ceiling of ₹6,500 and 1.16% of employer share on higher pay above ₹15,000 a month will be added for calculating the dues. The next is bidden to host state dinner for Modi on June 22. सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, व्हाइट हाउस हैज अनाउंस द स्टेट विजिट बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू वाशिंगटन डीसी. ये न्यूज़ हम आगे भी लेंगे जहाँ पे G20 के बारे में दोनों लीडर्स जो है वो डिस्कस करेंगे. द नेक्स्ट इज ग्राउंड व्यू ऑफ इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंडियन स्पेस सेक्टर जो है, तो उसमें बहुत सारे जनरेशन्स होते हैं. जैसे कि फर्स्ट जनरेशन होता है जब हम मानते हैं उसे कि जब जो स्पेस एक्टिविटी था इंडिया में तो उसमें सिर्फ इसरो वॉज प्लेइंग द मेजर रोल. फिर एक होता है सेकेंड स्पेस एज. सो इट बिगैन विद द लाइसेंसिंग ऑफ प्राइवेट टीवी चैनल्स, ग्रोथ ऑफ इंटरनेट, मोबाइल टेलीफोनी एंड एमर्जेंस ऑफ स्मार्टफोन. ओके, सो दिस रिप्रेजेंट्स द सेकेंड स्पेस एज. तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से इसरो का जो बजट है वो भी बढ़ गया है. उसके बाद अगर आप देखेंगे तो देयर आर न्यू ऑर्गेनाइजेशंस नाउ व्हिच हैव कम अप फॉर प्रमोटिंग प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस सेक्टर. फाइन. सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उसके हिसाब से जो इसरो का बजट है विच इज अप्रॉक्सीमेटली $1.6 बिलियन, देन इंडिया स्पेस इकोनॉमी इज ओवर $9.6 बिलियन. देन देयर आर एक्सप्लोजन इन सर्विसेज लाइक ब्रॉडबैंड, OTT and 5G promise which is a double digit annual growth in satellite based services. उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो इंडियन स्पेस इंडस्ट्री होगा बाय 2030 इट विल बी $60 बिलियन विच विल बी क्रिएटिंग अराउंड 2 लाख जॉब्स. तो इस चीज़ को हार्नेस करने के लिए वी रिक्वायर अ स्पेस पॉलिसी. ओके, नाउ इफ यू विल सी द इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023, सो वी विल सी दैट यहाँ पे जो विजन है दैट इज टू एनेबल
एंकरेज एंड डेवलप अ फ्लरिशिंग कमर्शियल प्रेजेंस इन स्पेस। तो यहाँ पे जो फोकस है बहुत ज़्यादा वो कमर्शियल प्रेजेंस पे है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। अब हम इसमें देखेंगे कि जब प्राइवेट सेक्टर अंदर आएगा तो इसमें जो इसरो का जो रोल होगा वो किस तरीके से रीडिफाइन होगा। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कि जो स्पेस का जो एक तो होता है स्पेस की टेक्नोलॉजी, बट ये होता है कि वो किसी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिक्योरिटी और चीज़ों में वो कैसे हेल्प कर सकता है। सो इफ यू विल सी दैट द पॉलिसी आइडेंटिफाइज की पॉइंट्स, so it defines space, the role of space in India as socio-economic development, security, then protection of environment and lives, pursuing peaceful exploration of outer space, and stimulation of public awareness and scientific quest. So these are some of the important pillars of this new space policy. उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी पे भी फोकस रखा गया है, विच इज़ द एमर्जिंग पैराडाइम इन स्पेस। उसके बाद जो फोकस होगा सिक्योरिटी में वो होगा स्पेस बेस्ड इंटेलिजेंस का, रिकॉनाइसेंस का, सर्वेलेंस का, कम्युनिकेशन, पोजीशनिंग एंड नेविगेशन कैपेबिलिटीज़। तो जैसा कि अगर आप देखेंगे कि तो इंडिया का एक नेविगेशन कैपेबिलिटीज़ भी काफ़ी बड़ा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड एज नाविक, दैट इज़ नेविगेशन यूजिंग इंडियन कॉन्स्टलेशन। दिस इज़ द इंडियन नेविगेशनल कैपेबिलिटी which is the constellation of 7 satellites. उसके साथ साथ इंडिया is also conducted a successful test of ASAT, that is anti-satellite test. Then if you will see that mission डेप्थ स्पेस भी अभी कुछ दिन पहले अनाउंस हुआ था, ठीक है ना, where startups and firms have been invited to come up with the new technology for defense in space. उसके बाद यहाँ पे जो एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होगा, दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इसरो, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस ई, एंड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ओके, तो ये जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, इफ यू विल सी दैट इट इज़ द कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो विच हैज़ रिप्लेस्ड एंट्रिक्स। देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अब इसरो का जो फोकस होगा, आप देखिए वो कैसे चेंज होगा। तो इसरो विल इट विल कम आउट ऑफ द प्रेजेंट प्रैक्टिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑपरेशनल स्पेस सिस्टम्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग है लाइक सैटेलाइट्स का हो गया या लॉन्च व्हीकल्स के हो गए, इनसे अब इसरो बाहर निकलेगा एंड दिस विल बी ट्रांसफर्ड फॉर इंडस्ट्रीज फॉर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन। तो अब इसरो किस पे फोकस करेगा? इट विल फोकस ऑन R&D in advanced technology, proving newer systems and realization of space objects for meeting national prerogatives. Then what will be the role of NSIL, New Space India Limited? So as ISRO's commercial arm, NSIL will become the interface for interacting with the industry, undertaking commercial negotiations and provide hand-holding support to private sectors for smooth transfer of technology. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे अब देख जो नया आता है दैट इज द NGs, दिस इंक्लूड्स द प्राइवेट सेक्टर, सो दे आर अलाउड टू अंडरटेक एंड टू एंड एक्टिविटीज इन स्पेस सेक्टर नाउ। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो NGs हैं, जो अब इसरो का जो मैन्युफैक्चरिंग वाला जो काम था वो संभालेंगी, तो अब इनको रेगुलेट कौन करेगा? तो इनको रेगुलेट करेगा इन स्पेस ई, जिसके बारे में अभी आपने यहाँ पे पढ़ा है, दैट इज इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस ई विच वॉज सेटअप इन 2020. So the activities of the NGs will be in keeping with the guidelines and regulation to be issued by InSpace-E, and it is expected to act as a single window agency for authorizing space activities by government entities and NGEs. Then finally, InSpace-E is expected to create a stable and predictable regulatory framework. So this is very important. यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है वो कमर्शियल आर्म है, पर जो इन स्पेस ई होगा वो रेगुलेटर होगा। इट विल फिक्स द गाइडलाइंस, लाइबिलिटी इश्यूज एक्सेट्रा फॉर द इंडस्ट्री स्पेस। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इस रेगुलेटरी बॉडी के लिए ऑथर इज रिकमेंडिंग दैट इट नीड्स लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए एक लेजिस्लेशन है दैट इज RBI एक्ट 1934, सेबी के लिए है एक 1992 का सेबी एक्ट, दिस ऑल आर रेगुलेटरी बॉडीज। देन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए एक है 1997 का ट्राई एक्ट, वैसे ही इन स्पेस के लिए भी एक रेगुलेशन होना चाहिए, फाइन, क्योंकि यहाँ पे जो इसरो जो इन स्पेस ई का जो काम है, इट इज़ लाइक अ रेगुलेटर इन स्पेस। उसके बाद अगर आप देखें
देन इन स्पेस ई का जो आगे का रोल है, इट इज एक्सपेक्टेड टू ऑथराइज स्पेस एक्टिविटीज फॉर ऑल बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एंटिटी। फाइन, और करेंटली जो है इट इज फंक्शनिंग अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो होता है रेगुलेटरी बॉडीज का मेन, कि आप दोनों को रेगुलेट कर रहे हो, गवर्नमेंट को भी और प्राइवेट सेक्टर को भी। तो यहाँ पे that body should have a independent statutory existence to act as an independent regulator, so same as RBI, SEBI, TRAI, etc. तो यहाँ पे देखिए लास्ट में the conclusion is that what is urgently needed is a time frame to provide the necessary legal framework to translate this vision into reality to successfully launch India into a second space. Now coming to our next very important editorial, the fallout of Putin helping make NATO great again. So what is NATO? It is North Atlantic Treaty Organization, ठीक है। So it was established in 1949. यहाँ पे जो इनके सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर बात करें तो दो कंट्री की बात करेंगे, तब हमको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ में आएगा। नाउ फिनलैंड जो है इट हैज़ बिकम द 31st मेंबर ऑफ नाटो, ठीक है। नाउ विच हैज़ गिवन नाटो एन एक्सेस टू अराउंड 1300 किलोमीटर मोर बॉर्डर विद रशिया। देन स्वीडन इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन द नाटो। पास्ट में जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज थी इन्होंने हमेशा रेजिस्ट किया है नाटो को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि ये दोनों जो है वो रशिया के साथ अपना बॉर्डर्स शेयर करती हैं, ठीक है। सो दे आइडेंटिफाइड देयर पोजीशन दैट they are bounded by Russia also, NATO also, so they maintained a neutral posture. But after Russia-Ukraine crisis, if you will see that this neutral posture, especially of Finland and Sweden, they are changing. Fine. तो अब यहाँ पे अगर आप यूरोपियन नाटो में अगर आप देखोगे, सॉरी यूरोपियन यूनियन में अगर आप देखोगे, तो देर आर सर्टन डिफरेंसेस अमंग द मेंबर्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विल सी जर्मनी एंड फ्रांस, they have soft corner for Russia. But there are certain Baltic states such as Estonia, Latvia, Lithuania where they are in favor of trading a cautious path. तो मतलब रशिया के साथ थोड़ा cautious रहने की ज़रूरत है, right? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, so after Finland becoming member of NATO, so यहाँ पे एक तो obviously रशिया की एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि now NATO has more border area with Russia, ठीक है। Second, it also provides NATO access to Arctic region. So apart from the immediate border areas, now NATO also has access to this Arctic region. So where the competition again will take place. तो यहाँ पे देखिए आर्कटिक काउंसिल का जिक्र है। Now what is this Arctic Council? This is the council which was established to take care of the population living in Arctic area, their development and protection of this region. So यहाँ के जो countries हैं, these are United States, Canada, Russia, Nordic countries such as Norway, Denmark, Iceland, Sweden and Finland. They are the members of the Arctic Council and they have a direct stake in Arctic affairs. But यहाँ पे भी जो है वो localized confrontation हुआ है रशिया and other members, okay. So NATO का अगर members बन जाते हैं Nordic countries, तो यहाँ पे क्या होता है कि Arctic में भी, Arctic Council में भी उनको थोड़ा सा boost मिलता है. Now what is the implication for India? So if you will see over here that India had limited engagement with NATO, mostly as a political dialogue. Now India has maintained a strategic silence on NATO's recent expansion. तो अब यहाँ पे अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया इट हैज़ वेरी फ्यू फ्रेंड्स लेफ्ट इन द करंट सिचुएशन, बट इंडिया एज वन ऑफ देम इज अनलाइकली टू हेल्प मॉस्को इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ पावर टू काउंटर नाटो। कि मतलब इंडिया जो है, क्योंकि वो क्वाड का भी मेंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर नाटो के साथ कन्फ्रंटेशन होता है तो ऑब्वियसली इंडिया विल बी न्यूट्रल। बट चाइना का जो स्टैंड है नाटो के अगेंस्ट वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इट डज नॉट लाइक नाटो, स्पेशली जब नाटो ने अपना एक आउटरीच प्रोग्राम इंडो पैसिफिक रीजन के लिए भी बनाया है। उसके बाद जो नॉर्डिक रीजन है, दे हैव कॉट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिया स्ट्रेटेजिक रडार, मतलब इंडिया हैज आइडेंटिफाइड देम एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर. So if you will see that our Prime Minister, he visited Copenhagen to participate in the second India-Nordic Summit in May 2022 and they have underlined India's deep interest in cooperation. Then third is that India, it has an observer status in Arctic Council and it also pursues an Arctic policy to promote multi-level cooperation in the field. Fine.
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि चाइना क्लेम इटसेल्फ एज नियर आर्टिक स्टेट एंड इन पार्टनरशिप विद रशिया इन दिस रीजन दे मे लीड टू आर्टिक्स मिलिटरलाइजेशन विच मे नॉट गो इन फेवर विद अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको एक जीके का क्वेश्चन देता हूँ कि इंडिया का आर्कटिक रीजन में एक रिसर्च स्टेशन है दैट इज कॉल्ड एज हिमाद्री। फाइन, सो इट इज लोकेटेड इन स्वालबार्ड। यू हैव टू टेल मी दैट दिस स्वालबार्ड comes in which country? The next is Pokhran 2, a movement of profound epiphany। तो आज से 25 साल पहले 11 मई और 13 मई 1998 को इंडिया कंडक्टेड अ टेस्ट विच इज कॉल्ड एज पोखरण 2, जिसको हम ऑपरेशन शक्ति भी कहते हैं। ठीक है, अब इस ऑपरेशन शक्ति जब हुआ था उस वक्त जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। इसके बाद जब आप देखते हैं जब इंडिया ने ये न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया तो इंडिया के अगेंस्ट जो है वो कन्फ्रंटेशन बहुत ज़्यादा हो गया। यूएस ने सैंक्शंस भी इम्पोज किया अंडर द ग्लेन अमेंडमेंट। देन इन रिस्पॉन्स पाकिस्तान ऑल्सो कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट ऑन May 28 and 30 and China also condemned India that India is leading a nuclear, because of India there will be a nuclear race in South Asia। बट इंडिया का एक पॉलिसी है विच इज़ कॉल्ड एज नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। ठीक है, इसका मतलब होता है कि इंडिया ने 2 न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं बट इंडिया इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल नेशन। सो इंडिया हैज़ अनाउंस्ड दैट इट इज़ नॉट गोइंग टू यूज न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट एनी स्टेट in first instance, but if it is attacked by nuclear weapon or biological or chemical weapon, then India will revert back by using nuclear weapon। Now if you will see that from where all it started, so it was in Jawaharlal Nehru tenure who was committed to disarmament, but he was conscious of potential security benefit of India's nuclear program, means he wanted that India should have a nuclear program for peaceful purpose, that is for development of nuclear energy। Okay, then if you will see that it was during Lal Bahadur Shastri's premiership, that is after the nuclear test by China at the Lop Nor test site in 1964, that Homi Bhabha, who is considered as father of India's nuclear program, he received the green signal to pursue India's nuclear weapon option। Okay, then it was during Indira Gandhi's tenure that the first nuclear test was sanctioned in May 1974, that is also called as Operation Smiling Buddha। Then if you will see, by the time we were in 1988-89, Rajiv Gandhi gave the go ahead to the Atomic Energy Commission and Defense Research and Development Organization to begin creating an Indian nuclear deterrent। Indian nuclear deterrent का मतलब where we should have a nuclear power, nuclear weapon not to attack but to act as a deterrent। तो 1990 तक अगर आप देखेंगे that India had a fully developed nuclear weapon program while every subsequent prime minister had approved of, but it was only during Vajpayee's tenure that the nuclear weapon was tested। उसके बाद अगर आप देखेंगे that after that there were sanctions, then diplomatic hefting, after that there was a India US civil nuclear agreement in 2005। इसमें क्या हुआ था, it is also called as 123 agreement। so India got waiver from nuclear supplier group। India got waiver from nuclear supplier group, इसका मतलब that India can import uranium for its nuclear reactors to generate electricity। The next is the trouble of India's aviation industry। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमने रिसेंटली भी न्यूज़ पढ़ा है कि that Go First has filed insolvency filing। तो यहाँ पे we are going to see the challenges faced by the aviation sector in India। So if you will see that यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो एविएशन सेक्टर है इंडिया में, ठीक है ना, इट इज़ गोइंग थ्रू एक्चुअली क्राइसिस। मतलब इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत कम है। तो इसके पीछे देखिए रीजन क्या है। तो इफ यू विल सी इन 2019-20, तो इंडिगो इट वाज द ओनली एयरलाइन टू मेक अ प्रॉफिट while all other players posted loss, led by then Air India at 4,600 crore। तो हम जानते हैं कि 2019-20 दिस वाज द कोविड-19 और पैंडेमिक ईयर। उसके बाद अगर आप देखेंगे that there was consolidation of 4 carriers including Air India, Vistara under one umbrella by Tata। that was the one thing। फाइन, तो इससे क्या हुआ कि जो मार्केट शेयर है एयर इंडिया का वो एकाएक बढ़ गया। उसके बाद अगर आप आज का अगर मार्केट डेटा देखें देन 75 to 80% ऑफ द मार्केट इज अंडर इंडिगो एंड एयर इंडिया कंबाइंड। देन देयर इज 20% ओनली फॉर स्पाइस जेट, गो फर्स्ट एंड अकासा।
उसके बाद अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे एक 520 रूल की बात हो रही है, ठीक है। व्हाट इज दिस 520 रूल? देखिए 520 रूल के अंदर क्या होता है कि किसी भी डोमेस्टिक कैरियर को अगर इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट करने हैं, ठीक है, इफ दे वांट टू ऑपरेट इंटरनेशनल फ्लाइट्स, तो पहले रूल क्या था कि दैट दे शुड बी इन द डोमेस्टिक एविएशन सेक्टर फॉर 5 years एंड दे शुड हैव 20 एरोप्लेन्स, ठीक है, दे शुड हैव 20 एरोप्लेन, दैट इज मस्ट। फाइन। तो अब इससे क्या हुआ कि बहुत सालों तक ये रूल था, तो बहुत सारे जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स थे तो वो ये रूल फॉलो करते थे। पहले वो 5 साल तक रुकते थे, फिर 20 उनके पास कैरियर्स होने चाहिए, तब वो इंटरनेशनल मार्केट में आते थे। फाइन। अब क्या हुआ कि ये जो 520 रूल में से 5 वाला कंडीशन चले गया कि 5 years रहने की ज़रूरत नहीं है, 20 एयरक्राफ्ट आपके पास होना चाहिए। तो जो नए प्लेयर्स आए, ठीक है, तो उनको ये 5 years रुकना नहीं था, ठीक है, उनको सीधा अगर दे हैव 20 फ्लीट्स 20 कैरियर्स दे कैन स्टार्ट इंटरनेशनल ऑपरेशन। सो दे गेव वेरी टफ कॉम्पिटिशन टू दोज एयरलाइंस हु हैड वेटेड फॉर 5 years। ओके, तो एक एक हो गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इसका दाम भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले गया। तो इसके वजह से क्या हुआ कि जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होती हैं, ठीक है, इट अमाउंट्स फॉर 40 to 50% फॉर एनी एयरलाइन कंपनी। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लीज फीस। लीज, तो जो मेजॉरिटी ऑफ द कैरियर्स हैं इंडिया में, ठीक है ना, फ्लायर्स हैं, दे डू नॉट ओन द कैरियर, दे लीज इट। So they have to give the lease fees. So this lease fees is very huge proportion of their operational cost. So if you will see that about 80% of India's total commercial fleet is leased according to PwC. So if you will see, just see the extent that in US dollars, airlines they have to pay annual lease rent of about rupees 10,000 crore to lessors, making up nearly 15% of the revenues of Indian airlines, except Air India, which owns a large part of its fleet. अब हम आते हैं गो फर्स्ट पे कि वाई इट वॉज ग्राउंडेड। सो इफ यू विल सी, गो फर्स्ट का 28 ऑफ इट्स 54 एयरक्राफ्ट आर ग्राउंडेड, क्योंकि यहाँ पे जो मेन है दैट इज सप्लाई ऑफ इंजन। तो एक कंपनी है प्रैट एंड विटनेस इंजन, इट हैज नॉट बीन एबल टू सप्लाई इंजन्स टू गो फर्स्ट, सो इट हैज टू ग्राउंड इट्स फ्लीट। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि इट इज नॉट एबल टू कंटिन्यू विद इट्स ऑपरेशनल कॉस्ट, इट इज नॉट एबल टू रिकवर द कॉस्ट एंड दैट्स व्हाई इट इज इन लॉस। ओके, उसके बाद आप देखेंगे कैप्टन गोपीनाथ, who was the founder of Air Deccan, he points out that there are various taxes, customs, duties and rules to be overcome to being in part to facilitate repair and overhaul and to re-export them for using aircraft here। तो यहाँ पे है कि एक MRO फैसिलिटीज़ इंडिया में डेवलप हम कर सकते हैं, बट उसके लिए जो टैक्सेशन सिस्टम है उसको थोड़ा सा हमें फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा, सो देन वी कैन सी द रिवाइवल ऑफ एविएशन इंडस्ट्री इन इंडिया। So the next is, so India US to strengthen G20 cooperation during Modi visit. So now again if you will see that अब ये G20 पे भी है जहाँ पे ये दो लीडर्स जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो if you will see that they are already they are members of Quad, that is Quadrilateral Security Dialogue, which focuses on Indo-Pacific region, and then G20 which India is currently chairing. So यहाँ पे जो दो लीडर्स हैं, they will focus on various areas of mutual interest which include technology, trade, industry, education, research, clean energy, defense, security, healthcare and people to people connection. The next is Shanti Niketan may be added to World Heritage list. This is important. Now see, Shanti Niketan which was established by Rabindranath Tagore, so it has been recommended for inclusion in UNESCO's World Heritage list. अभी आप देखेंगे तो इंडिया से टोटल 40 हेरिटेज साइट्स हैं विच हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। 32 आर कल्चरल, 7 आर एनवायरमेंटल रिलेटेड, नेचुरल एंड 1 is mixed. So if you will see that the recommendation, it was made by International Council on Monuments and Sites, which is the advisory body of UNESCO World Heritage Center. Now see the next, in 2021 UNESCO has included Durga Puja in Kolkata on its intangible cultural heritage of humanity. ये आपके लिए एक वन लाइनर है। The next is ICMR conducts trial turn of blood bag delivery by drone. So the Indian Council of Medical Research on Wednesday successfully conducted a trial run of delivery of blood bags under its iDrone initiative. Okay, so यहाँ पे iDrone initiative है, इससे रिलेटेड आप क्या क्या याद करेंगे यहाँ पे कि एक तो ये
ICMR का इनिशिएटिव है और it will aim for the delivery of blood bags. Fine. So this trial has been run in the country by ICMR, then Lady Harding Medical College, then Government Institute of Medical Science, Greater Noida, and JP Institute of Information Technology, Noida. The next is from United Nations Security Council. Now again see this news is very important क्योंकि यहाँ पे देखिए चाइना ने फिर से होल्ड किया है for inclusion of Abdul Rauf Azhar, who is the senior member of Pakistan-based Jaish-e-Mohammed, to be included in United Nations Security Council's 1 to 6 7 list. तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक लिस्ट होता है 1 to 6 7 ISIL एंड अलकायदा सैंक्शन लिस्ट। तो इसमें अगर एक बार किसी का नाम आ गया तो ही इज डिक्लेयर्ड एज अ ग्लोबल टेररिस्ट, फिर उसके ऊपर सारे सैंक्शंस लग जाते हैं। तो यहाँ पे इंडिया हैड प्रपोज्ड इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल व्हेन इंडिया वाज द नॉन परमानेंट मेंबर टू बी इंक्लूडेड that Abdul Rauf Azhar should be included in this list, but again China has put a technical hold. Now if you will see that India earlier also had proposed to include Pakistan-based terrorist Hafiz Salah Saeed, Lashkar-e-Taiba leader Shahid Mohammed, and Lashkar-e-Taiba terrorist Sajid Mir to be included, which China had put a technical hold. उसके बाद if you will see the person Abdul Rauf Azhar, so he has participated or masterminded various things like hijacking of Indian airline aircraft in 1999, attack on parliament in 2001, and targeting the Indian Air Force base in Pathankot in 2016. So what is the issue over here? So if you will see United Nations Security Council, so it has permanent members and non-permanent members. परमानेंट मेंबर्स एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स। परमानेंट मेंबर्स में 5 आते हैं, कौन कौन? यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। इन 5 मेंबर्स के पास एक स्पेशल पावर होता है, वीटो पावर, कि कोई भी रेजोल्यूशन है अगर एक भी परमानेंट मेंबर ने उसको वीटो कर दिया, नेगेटिवली वोट कर दिया, तो वो पास नहीं होगा। Okay, so China is the permanent member. So if China puts the technical objection, then that resolution will not be adopted. The next from sport, former All India Football Federation Vice President A.R. Khalil passed away here on Wednesday. So यहाँ पे आपको बस यह नाम रखना पड़ेगा कि A.R. Khalil. Okay, so he is the former AIF All India Football Federation Vice President. Then the next is Ridhim Sangwan. She has won the bronze medal in women's air pistol behind 2 former world and Olympic champions Anna Korakai and Olena Kostevich in World Cup in Baku, Azerbaijan. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.